डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो। लेकिन उससे पहले हम करेंगे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में सबको पता होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो एटम जो है वो क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको बताया गया था कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एटम जो है वो ब्रेक नहीं होता, इज कॉल्ड एज एटम। तो किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही क्या है? एटम है। इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एलिमेंट कार्बन लिया था, तो कार्बन जो है वो जो छोटा सा एक पार्टिकल एक कार्बन है वो एक क्या है? वो एक एटम है। तो उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसी जो एलिमेंट की एटम की होती है और किसी की नहीं होती है। अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह की बात करें तो उसका तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि वो H2N2O2 वगैरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेस के एटम होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो किसी की होती है और किसी की नहीं होती है। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं एटम से बने हैं और सभी एलिमेंट्स के जो एटम का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के एक एटम का साइज़ अलग है और नाइट्रोजन का अलग है, आयरन का अलग है। तो सभी एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने टाइप के ही एटम होते हैं। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो वो आप उसको देखेंगे तो वो हैं 118 टाइप्स के। तो 118 टाइप के जो एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि 118 टाइप के ही क्या हैं? एटम हैं। तो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन किसी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन के दौरान वो ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है? ये भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस है। ये एलिमेंट का भी हो सकता है या किसी कंपाउंड का हो सकता है, विच कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इसकी तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती ही है। ये आपको दिमाग में रखना है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल जो हैं ये आप आगे समझ सकते हैं कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक और दूसरे होते हैं हेटेरो एटॉमिक। होमोटॉमिक जैसे कि ये हैं H2N2O2 एट्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि वो 2 एटम हैं या जितने भी हैं वो सेम ही हैं। हेटेरोटॉमिक का एग्जांपल जो हैं ये आप ले सकते हैं, जैसे CH4 है, NH3 है, H2O है। तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं हेटेरोटॉमिक। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जैसे ये H2 एक मॉलिक्यूल है या एक मॉलिक्यूल वाटर का है, उसमें क्या है? 2 H हैं और एक O है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सेम या डिफरेंट एटम्स होते हैं, 2 और मोर देन 2। तो ए मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 और मोर देन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स। तो जैसे इसमें दोनों सेम हैं, HCl की बात करें तो उसमें डिफरेंट है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल में मेनली 2 या मोर देन 2 जो हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो अगर इसको और फर्दर ब्रेक कर दें वैसे वाटर को, तो फिर वो एटम बन जाएगा। H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, ये H अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? वो एटम्स कहलाएंगे। और ये पूरा जो वाटर है वो उसका H2O ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है। तो आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो लॉ। तो इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो है टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। तो यहाँ पे आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या है और एलिमेंट्री गैसेस क्या है। एलिमेंट्री गैसेस जो एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्री गैसेस हैं। यहाँ पे CO2 की बात करें तो वो एक गैस है, लेकिन वो एलिमेंट्री गैसेस नहीं है, क्योंकि CO2 जो है वो क्या है? एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक C है, एक O है। जब डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। तो हम एलिमेंट्री गैसेस की बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट्री जो सब्सटेंसेस हैं उनकी एटॉमिसिटी क्या होती है? तो एटॉमिसिटी जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी
होती है, 2 होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह से ओजोन की बात करें तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 3 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं तो वही उसकी क्या है, एटॉमिसिटी है। अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फास्फोरस का P4 है तो उसकी एटॉमिसिटी 4 कह सकते हैं हम, और सल्फ़र का जो फार्मूला है वो क्या होता है, S8 होता है, तो उसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल आपका कह रहा था कि CO2 उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं तो वो एटॉमिसिटी उसकी 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम कंपाउंड के लिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं, एलिमेंट्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, तो किस तरह से एवोगैड्रो लॉ को यूज़ करके हम एटॉमिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन याद दिलाता हूँ जो एवोगैड्रो लॉ में हमने लिखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये वाटर है, तो अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये इस तरह से होता है। तो अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिखी है और इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर होता है। तो इसमें होता क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाते हैं तो इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसके 2 वॉल्यूम बनते हैं। ये बाई एक्सपेरिमेंट है, एवोगैड्रो लॉ के अंदर आपने पढ़ा है इस तरीके से कि इसका सपोज 2 लीटर इसके 1 लीटर से ही कंबाइन करेगा और इसके 2 लीटर वाटर वेपर बनाएगा। तो इस तरह से अगर हम मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके 2n मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे, n मॉलिक्यूल से, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2n मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो लॉ। और अगर आप इसका 1 मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा क्या, हाफ मॉलिक्यूल। तो वाटर के अंदर इट मीन्स कि ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, और वाटर का फार्मूला तो आपको पता है H2O, उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसके इक्वल है, 1 एटम के। तो इसका मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ मॉलिक्यूल अगर 1 एटम के है तो 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 2 एटम के। तो इससे आपको पता चल गया है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में क्या हैं, 2 एटम्स हैं। इट मीन्स कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 2। तो इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ का यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। तो आगे देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी गैस हाइड्रोजन से कितना हैवी है। तो हाइड्रोजन, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, तो इसी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस जिसकी भी आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है उसको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दीजिए ताकि पता चले कि उस गैस की वेपर डेंसिटी कितनी है। अब डेंसिटी वैसे क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको दूसरी गैस के मास अपॉन वॉल्यूम से अगर डिवाइड करें सेकंड गैस के, तो ये मास की रेशियो हो जाएगी अगर हम वॉल्यूम सेम लेते हैं। तो डेंसिटी की रेशियो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास की रेशियो में। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ, इसको मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो वॉल्यूम का रेशियो, ये रेशियो है मास की सेम वॉल्यूम के लिए। ये किसी गैस की है जिसकी वेपर डेंसिटी आपको निकालनी है और ये डिवाइड कर रहे हैं हम हाइड्रोजन से। तो ये STP क्या है वो देख लेते हैं। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो प्रेशर है वो टेम्परेचर तो इसमें लिया हुआ है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 760 मिलीमीटर। तो इस कंडीशन में ये मेजरमेंट होती है। तो इसमें नंबर ऑफ ये जो वॉल्यूम है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो वॉल्यूम की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ क्या है, n मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस
डिवाइडेड बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे अगले स्टेप में आप n मॉलिक्यूल की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल लेने हैं तो 1 मॉलिक्यूल की रेशो ले सकते हैं। ये आपको अगले स्टेप में करना है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है वो कितना होगा, वो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो STP पर, तो वो कितना होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और 1 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, वो H2 का तो आपको पता है कि वो 2 होता है। और ये किसके इक्वल है, वेपर डेंसिटी के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसी का क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 इंटू क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो ये आप डायरेक्ट भी रिलेशन लर्न कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 इंटू क्या है, वेपर डेंसिटी है। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है आपको लर्न करना है, इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मॉलिक्यूलर मास का वेपर डेंसिटी को ये इसे 2 से मल्टीप्लाई करके क्यों आता है, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से कितना हैवी है ऑक्सीजन वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तो है 32, ये इसका क्या है 2 है। तो ये होती है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 16। तो आप समझ सकते हैं कि 16 वेपर डेंसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन का क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से आप ये रिलेशन समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस के केस में मास और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने अभी लर्न किया है कि मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी गैस का वो क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है वेपर डेंसिटी का, कि हाइड्रोजन से कोई गैस कितना हैवी है। तो यहाँ पर हमने वो लिख लिया कि मास ऑफ डेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम है तो दो गैसेस के ये मास की रेशियो हो जाएगी। तो नीचे गैस कौन सी लेनी है, हाइड्रोजन। तो मास की रेशियो हो जाएगी। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP अभी बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, और वही है मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है हम ले लेते हैं 1 लीटर, सेम वॉल्यूम ले लेंगे। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP डिवाइडेड बाई क्या, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP ये कैलकुलेट हो चुका है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP जो है ये होता है 1 लीटर गैस अगर आप हाइड्रोजन ले लें STP पर तो ये 0.089 होता है ग्राम में। तो यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाई 0.089 करें, 2 डिवाइडेड बाई 0.089 तो ये आ जाता है 22.4। और ये इसको सोल्व कर दिया हमने यहाँ तक। और आगे क्या है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो 22.4 को अगर 1 लीटर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा। 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP। तो ये किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास ये हमने जैसे ग्राम में लिया था, तो मॉलिक्यूलर मास जितना भी ग्राम में है वो उतना ही होगा जितना कि उस गैस का वॉल्यूम होता है। 22.4 लीटर जो गैस का वॉल्यूम है STP पर वो किसके इक्वल होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में। तो इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, GMV।
ऐसे इसको बोलते हैं। अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आया है तो मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन गैस अगर आप लेते हैं एट STP पर और उसका इतना वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर, तो उसका मास उतना ही होगा ग्राम में जितना इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, तो इसको ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल अगर आप ग्राम में लें तो STP पर उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ऐसा सभी गैसेस के केस में होने वाला है। अगर आप कोई और गैस सपोज ले लेते हैं CO2 और उसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आएगा 44, तो 44 ग्राम उसका वो भी 22.4 लीटर होगा अगर आप STP वाली कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो मास और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। किसी एक एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं और ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन एटम के मास को अगर हम एग्जैक्टली 12 मान लें तो उससे कोई कितना हैवी है तो वो उसके एटम का मास होगा। तो जो कार्बन का एक एटम का मास 12 मान लिया है तो उसके अगर आप 12 पीसीज कर दें सपोज, तो वो जो इसका 1/12 पार्ट होगा, 1/12 पार्ट वही एक उसका 1 हो जाएगा। उसको यूनिट जो होते हैं इसके उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या खाली यू भी लिखते हैं, इसका मतलब यूनिफाइड मास होता है। तो कार्बन का जो एक एटम है उसका तो मान लिया हमने 12 है AMU, तो उसका 1/12 पार्ट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उससे कोई कितना हैवी है उसके कंपैरिजन में जो मास आएगा वो उसका एटॉमिक मास आएगा। तो जब भी किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो कार्बन के एक एटम को एग्जैक्टली 12 मानकर तो उसका 1/12 पार्ट से कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह से सभी के एटॉमिक मासेस जो हैं फाइंड आउट किए जाते हैं। यहाँ पर जो बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी कि ये एवरेज क्यों लेते हैं। ये एवरेज इसलिए लेते हैं कि कभी कभी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लोरीन का एग्जांपल देता हूँ। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास जो है वो 35 है और क्लोरीन 37 में भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो किस रेशो में होती है 3:1 की। तो हमें इनका क्या करना पड़ता है एवरेज निकालना पड़ता है कि ये 35 वाला 3 और 37 वाला 1, जो 35 3 बार ऐड कर ले और एक बार 37 और नीचे ये 3 + 1 मतलब 4 से क्या करें डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 35.5। तो इस तरह से ये इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से आपने हाइड्रोजन के भी आइसोटोप सुने होंगे कि 1 वाला होता है, 2 वाला होता है, 3 होता है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है। फिर भी अगर आप उनका एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो वो 1.008 आ जाता है, तो वो हम उसको 1 ही ले लेते हैं। तो इस तरह से सभी के एटॉमिक मासेस इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं और कहीं कहीं एवरेज लेने की ज़रूरत पड़ती है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। इनको क्या बोलते थे आइसोटोप्स बोलते थे। तो यहाँ पे एक और एटॉमिक मास के अलावा एक और डेफिनेशन आपको करनी है, वो है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। कि वही एटॉमिक मास हम जो लिखते हैं अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो वो हम लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम होता है। और ये जो है 16 जो है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको सिंपली क्या लिखते हैं यू मैंने आपको क्या बताया था यूनिफाइड मास। तो अगर आप ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना लिखेंगे यही जो है ग्राम में लिखेंगे तो वो होगा 16 ग्राम। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 ग्राम होगा। ये एक्चुअली इतने सारे
जो ये नंबर है जो आपने एवोगैड्रो नंबर सुना होगा, इतने सारे एटम्स का मास ग्राम में होता है। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट का एक टॉपिक है आगे जो हम स्टडी करेंगे। तो अभी आपको ये देखना है कि एटॉमिक मासेस जो हैं वो AMU में लिखेंगे और ग्राम एटॉमिक मास जो है वही उसी को हम ग्राम में लिखेंगे। तो एटॉमिक मास और आपको करना है लर्न ग्राम एटॉमिक मास, और ये एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं ये भी समझना है। तो आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो किसी मॉलिक्यूल का जो मास होगा अगर AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी डेफिनेशन वही है, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। पहले यहाँ पे एटम लिखा हुआ था तो उसको जगह पे हमने लिख दिया मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। मतलब चाहे आपको एटम का मास करना है चाहे मॉलिक्यूल का करना है, वो कंपेरिजन होगा कार्बन के 1/12 जो पार्ट है उसके एटम का, उसी से कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे। और डेफिनेशन तो यही है। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास वैसे समझना है, सपोज़ किसी का मॉलिक्यूलर मास आपको H2O का फाइंड आउट करना है, तो जितने इसमें सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का आप सम कर दीजिए। H का 1 होता है तो 2H है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो ये इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो वो कितना आ गया 18, जिसको हम AMU से लिखते हैं। और इसी तरह से जैसे मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ आप वो भी समझ सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको करना है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस आपको लर्न करने पड़ते हैं जो आगे चैप्टर में ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, काफ़ी सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी चाहिए होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं आपको जो लर्न करने हैं, कुछ तो पहले से ही लर्न होंगे आपको। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट में हैं। और नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ पे फ्लोरीन का 19 है, क्लोरीन का कितना है 35.5, ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ये हैलोजन बोलते हैं इनको। और यहाँ पे ये बता देता हूँ, सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, अल्मोनियम का 27 होता है, पोटाशियम का जो होता है वो 39 होता है। तो इस तरह से सिल्वर की बात करें तो उसका 108 होता है। तो इस तरह से कुछ जो एटॉमिक मासेस हैं वो आपको लर्न करने ही हैं। एक सल्फ़र का बता देता हूँ 32, एक कैल्शियम का होता है 40। तो इन सभी एटॉमिक मासेस को दिमाग में रखते हुए आप कुछ मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज़ का करते हैं, ग्लूकोज़ का एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, वो कितना है, वो क्या है C6H12O6। तो इसको ट्राई करते हैं। तो ये 6 कार्बन है और एक कार्बन का कितना है 12, और यहाँ पर क्या है ये हाइड्रोजन 12 है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और आगे 6 जो हैं वो क्या है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस तरह से ये 72 + 12 प्लस ये 96 है। तो आप इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट ज़रूर करना। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। सुक्रोज़ केन शुगर जो है उसका फार्मूला है C12H22O11। तो इसका आप ट्राई करके देखना, वो आ जाएगा 342 एटॉमिक मास यूनिट में। इस तरह से आप और भी कैलकुलेट कर लेंगे। यूरिया का फार्मूला क्या है NH2CONH2, उसका आपको 60 आ जाएगा। इसी तरह से एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है CH3COOH, तो उसका भी क्या आ जाता है 60 आ जाता है। तो इसमें एक और आप ट्राई कर लेना, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है COOH ट्वाइस होता है और 2 जो है वो क्या है वाटर है। तो इसमें वाटर का 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके 36 वो उसमें आपने ऐड कर देना है। तो वो आपके आएगा 126। तो
तो इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस के आपको मॉलिक्यूलर मासेस लर्न करने हैं, जो कि आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं ज़रूरत पड़ती है, या आप उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस जो हैं वो ज़रूर लर्न कर लेने हैं।